हेलो एवरीवन। इसके पहले मैंने NFHS 5 का डेटा और नीति आयोग का SDG से रिलेटेड डेटा मैंने ऑलरेडी कराया है। क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो ये डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट थे अभी तक के। अब हम यूनियन बजट के कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे जो 2024 और 25 का यूनियन बजट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कुछ हमें सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो हमें नहीं आता है। तो यूनियन बजट होता क्या है? इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन है, यूनियन बजट के नाम से नहीं है। ये आर्टिकल 112 में है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडिया ले डाउन द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि यूनियन बजट में हम क्या देखते हैं कि इंडिया ने कितने एक्सपेंडिचर किए हैं और कितने रिसीट्स उसको मिले हैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये हमें यूनियन बजट बताता है। हम यूनियन बजट को मेंटेन किया जाता है इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं ऑन अ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फिजिकल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने भी फाइनेंस गवर्नमेंट के हैं उसके अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। बजट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन 1 Feb। अगर हम 2016 तक की बात करें तो हमारा जो बजट है वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में प्रेजेंट होता था, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती थी। तो 2016 के बाद से ये चेंज हुआ कि बजट अब हमारा स्टार्टिंग फरवरी में ही आएगा, ताकि 1 महीने का मौका मिल जाए हमें अच्छे से काम करने के लिए। तो ये भी अच्छा ही है। तो 1 Feb से 2016 के बाद से बजट प्रेजेंट होने लगा हमारे पार्लियामेंट में। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, अभी बताया। अब 2017 से 92-year old tradition was broken when the railway budget was merged with the union budget and presented together। तो 2017 से एक ये तो निर्णय लिया ही गया है कि हमारा बजट अब लास्ट फरवरी में नहीं पब्लिश्ड होगा, स्टार्टिंग फरवरी से पब्लिश्ड होगा। लेकिन ये 92 ईयर से जो ट्रेडिशन चला आ रहा था कि हमारा जो यूनियन बजट है वो अलग पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता था और रेलवे बजट अलग पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता था। अलग पार्लियामेंट में नहीं, सॉरी, अलग प्रेजेंट होता था। ये साथ में दोनों नहीं होते थे, लेकिन 2017 के बाद इन दोनों को क्लब कर दिया गया कि अब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, जिससे सबका टाइम बचेगा। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसके साथ साथ बजट शुड बी पास्ड बाय द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ लोकसभा, यानी कि लोकसभा से पास होता था बिफोर इट कैन कम इनटू द इफेक्ट। यानी कि जब बजट हमारा है ये लोकसभा से पास होना चाहिए जब ये हमारा इफेक्ट में आए। तो फिर यूनियन बजट डिवाइड किया गया है 2 चीज़ों में। एक तो है हमारा कैपिटल बजट और एक है रेवेन्यू बजट और एक है हमारा कैपिटल बजट। फॉर मोर ऑन दीज टर्म्स, ये आपके लिए नहीं है, ये कैपिटल बजट और ये यूनियन बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये दोनों डिवाइड किया गया है। उसके बाद यूनियन बजट का जो डिसबर्समेंट है रिसीट का, और गवर्नमेंट कंप्राइजेज द वेरियस टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट फंड इन इंडिया, नेमली कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ये 3 तरह के फंड होते हैं गवर्नमेंट के, और जो यूनियन बजट है वो ये तीनों तरह के फंड में कंप्राइज होता है, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक फंड। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज अहेड द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी कि बजट के इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट होता है बजट के पहले। अब है कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं बजट के, ये 2024-25 का। तो द बजट 2024 इज़ नॉट एक्चुअली अ फुल बजट ऑफ 2024 इज़ एन इलेक्शन ईयर। तो ये 2024 का बजट नहीं था। ये दिस टाइम अराउंड जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे निर्मला सीतारमण, इन्होंने प्रेजेंट किया था जिसको बोला जाता है इंतरिम बजट। अब बजट में क्या क्या फोकस एरिया क्या था बजट का, ये हम देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया था टर्म, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रिजल्ट क्या कर रहा है, सेविंग अमाउंटिंग टू 2.7 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद 25 करोड़ इंडिविजुअल को ट्रांजिशन आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थ्रू गरीब कल्याण देश का कल्याण इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें से 25 करोड़ इंडिविजुअल को
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकालने की बात की गई है, और जिसकी वजह से अगर गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। ये इनिशिएटिव है हमारा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कंट्रीब्यूट करता है हमारा सेविंग टोटल 2.7 लाख करोड़ रुपए का। और प्रोविज़न है हमारा कि क्रेडिट असिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया जाए 70 लाख रुपीज़, वो भी स्ट्रीट वेंडर जो कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स बनाई जा चुकी थी, तो ये इस बजट में भी बात किया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि हेड काउंट रेशियो कैसे डिक्लाइन हुआ है हमारे और उसमें कंपैरिजन में। तो 2022 एंड 2023 में हेड काउंट रेशियो हमारा 11.3 है, जो अब तक का सबसे कम है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, तो उनका परसेंटेज कम हो रहा है। अब ये हेड काउंट रेशियो होता क्या है? तो हेड काउंट रेशियो इज द पॉपुलेशन प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट और लाइव बिलो द पावर्टी थ्रेशोल्ड। तो ऐसे पॉपुलेशन जो कि पावर्टी के नीचे रहते हैं उनको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, अब जो कि कम हो गया है। इसका एक अनडिजायरेबल फीचर ये है कि हेड काउंट रेशियो इग्नोर करता है डेप्थ ऑफ पावर्टी, ये पावर्टी की डेप्थ को नहीं बताता है। इसीलिए ये इफ़ अगर पुअर ज़्यादा पुअर हो रहा है तो ये हमें हेड काउंट रेशियो नहीं बताएगा। तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है। अब दूसरा है हमारा कि एम्पावरिंग यूथ, जो फोकस एरिया है एम्पावरिंग यूथ का, तो 1.4 करोड़ जो यूथ है वो रिसीव कर रहे हैं ट्रेनिंग स्किल इंडिया मिशन के तहत। मुद्रा योजना जो सैंक्शन की गई थी 43 करोड़ लोन्स, उसको वो ज़्यादा और फॉस्टरिंग और इंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेंट्स अमंग यूथ। मुद्रा योजना के तहत इतने करोड़ का लोन ऑलरेडी सैंक्शन किया जा चुका है, 43 करोड़ लोन का, जिसकी वजह से जो यूथ है उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल और बढ़ रही है। दूसरा जो हमारा फोकस एरिया वो है वेलफेयर ऑफ फार्मर, जो कि अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या किया गया है? पीएम किसान प्रोवाइडेड डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू द 11.8 करोड़ फार्मर, यानी कि पीएम किसान के तहत जो डायरेक्ट फाइनेंशियल एड था 11.8 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा। जो पीएम फसल बीमा योजना है जिसको ऑफर्ड क्रॉप इंश्योरेंस, ये 4 करोड़ फार्मर के लिए ऑफर किया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन है 1361 मंडीज़ का ई नाम, यानी कि इतने मंडीज़ और खोले जाएंगे, और ई नाम यानी कि ये ऑनलाइन तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रेडिंग को 3 लाख करोड़। तो ये है फार्मर के वेलफेयर के लिए। उसके बाद हम आते हैं नारी शक्ति पे। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले से बढ़ा है, पहले 23 था और अब 37 हो गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विमेन इंटरप्रेन्योर रिसीव करेंगे 30 करोड़ लोन अंडर द मुद्रा योजना के अंडर रिसीव किया है इतने ज़्यादा लोन। फिर फीमेल इनरोलमेंट भी है हायर एजुकेशन में, वो बढ़ा है 28% ओवर अ डिकेड, यानी कि फीमेल का एनरोलमेंट भी बढ़ा है। उसके बाद स्टेम कोर्सेज विटनेसेस 43% फीमेल इनरोलमेंट, जितने भी स्टेम कोर्सेज हैं उसमें 43% फीमेल का एनरोलमेंट बढ़ा है। 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप असिस्टेड 1 करोड़ विमेन टू बिकम अ लखपति दीदीज, यानी कि जितने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये 1 करोड़ विमेन को ये असिस्ट कर रही हैं कि ताकि वो लखपति बन जाए, और उसका नाम है लखपति दीदीज के नाम से ये असिस्टेंट हो रहा है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो कमिटमेंट है हमारा नेट ज़ीरो बाई 2070। ये याद रखिएगा कि इंडिया का कमिटमेंट 2070 तक है नेट ज़ीरो करना। उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग एलोकेटेड फॉर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ये गैप फंडेड हो रहा है। उसके बाद कोल का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी और पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब ब्लेंड करके हमारा गैस निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि
एमिशन जो है वो कम हो सके। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द बायोगैस एग्रीगेशन मशीनरी, यानी कि जो भी बायोगैस से रिलेटेड कोई मशीनरी इस्टेब्लिश करता है उसके लिए फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इनिशिएटिव है रूफ टॉप सोलराइजेशन के लिए, और ये एक इंडिया का ही इनिशिएटिव है सोलर मिशन। तो उसके लिए क्या है, फैसिलिटेट किया जा रहा है 1 करोड़ हाउस होल्ड जो रिसीव कर सके 300 यूनिट फॉर अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली। तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव था। फिर इंटीग्रेट ऑफ द ई बसेज इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो अभी ई बसेज भी बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं, तो ये भी इंटीग्रेट किया गया है इसी में। सपोर्ट फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ ई व्हीकल के इन्हांसमेंट के लिए सपोर्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब अलग अलग जगहों पे चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि ई व्हीकल का इकोसिस्टम अब जनरेट हो सके, और बहुत लोग ले भी रहे हैं ई व्हीकल। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑफ अ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फंडिंग ऑफ द प्रमोट इको फ्रेंडली अटेनमेंट्स। तो ये सारा चीज़ नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं ताकि इको फ्रेंडली हो सके, ताकि हम अपने कमिटमेंट जो नेट ज़ीरो है उसको हम अचीव कर सके। और जो और अदर कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि ओवर 10 करोड़ LPG का कनेक्शन दिया जा चुका है PM उज्ज्वला योजना के तहत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36.9 करोड़ LED बल्ब्स, 36.9 करोड़ LED बल्ब्स, 72.2 लाख करोड़ LED ट्यूब लाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी इफिशियंसी फैन थ्रू उज्ज्वला योजना, ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। इंस्टॉल किया जा चुका है 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स अंडर द SNLP स्कीम। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है अमृतकाल के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके तहत एग्जीक्यूशंस ऑफ 3 सिग्निफिकेंट रेलवे कॉरिडोर इनिशिएटिव अंडर द PM गति शक्ति एम्ड एट इनहैंस लॉजिस्टिक इफेक्टिवनेस एंड कटिंग कॉस्ट। अब इसकी वजह से कई सारे जो रेलवे कॉरिडोर्स इनिशिएट किया जा रहा है PM गति शक्ति के तहत, उसका एम क्या है, इन्हांस हो सके हमारा लॉजिस्टिक इफेक्टिवनेस और हमारा कॉस्ट कट हो सके। उसके बाद इंकरेजमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द निगोशिएशन एंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और इन्हांस किया जा रहा है। इनलार्जमेंट ऑफ अ करेंट एयरपोर्ट्स, कंप्रहेंसिव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू एयरपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ द उड़ान स्कीम। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे PM गति शक्ति है और उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम किससे है, एयरपोर्ट से रिलेटेड है, तो उसमें भी इनलार्जमेंट हुआ है। एनहेंसमेंट देखा गया है अर्बन रीन्यूएबल थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेट्रो रेल्स एंड नमो भारत इनिशिएटिव। तो नमो भारत इनिशिएटिव के तहत मेट्रो रेल्स ये सबका बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी हो रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका एम है एक्सपेडिएट स्टेट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो भी एस्पायरनल डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो परसेंटेज ऑफ वीमेन रजिस्टर्ड फॉर द एंटीनेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्रायमीटर। तो ऐसे कौन सी वुमेन है जिसने अटेंड किया है, तो ये बढ़ा है। उसके साथ साथ जो एनरोलमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2018 और उसके कंपैरिजन में। इसके बाद हम कुछ और डेटा देख लेते हैं। अब जैसे हेल्थ, हाउसिंग और टूरिज़्म की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें इंकरेजमेंट किया जाएगा हेल्थ में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए, और वो भी गर्ल्स के लिए जो कि एज है 19 और 14 ईयर्स के लिए, तो उसमें इन्हेंसमेंट किया जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनिशिएटिव फॉर इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल डिलीवरी एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। इसके लिए इसको भी एक्सेलरेट किया जाएगा ताकि ये दोनों की वजह से हमारा जो चाइल्ड में न्यूट्रिशन है वो अच्छा हो सके। रोल आउट ऑफ द UN प्लेटफॉर्म फॉर मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन एफर्ट। हेल्थ के लिए एक इंद्रधनुष मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को कवर करता है, स्पेशली वैक्सीनेशन। एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है आयुष्मान भारत में, बहुत सारे लोगों को ये कार्ड भी बना है।
जिसमें इसके स्कीम में आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स भी कवर होते हैं। हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑन अ ट्रैक रीच द गोल 3 करोड़ हाउस होल्ड्स, इतने हाउस होल्ड्स ये गोल रीच कर चुके हैं। और एडिशनल टारगेट है 2 करोड़ हाउस होल्ड इन सेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगले 5 साल में और 2 करोड़ लोगों को घर देने का इसके तहत ये टारगेट रखा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउसिंग ऑफ द मिडिल क्लास स्कीम टू इनकरेज मिडिल क्लास इंडिविजुअल टू परचेज अ कंस्ट्रक्ट एंड देयर ओन हाउस, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने घर को बना सके, उसके लिए भी बहुत सारा इनकरेजमेंट किया जाएगा। और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनवाए जाएंगे। ऑलरेडी 3 करोड़ हाउस होल्ड गोल वो रीच कर चुका है और आगे आने वाले दिनों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। टूरिज्म से रिलेटेड अगर देखें तो स्टेट विल रिसीव इनकरेजमेंट टू डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड फॉस्टर लोकल इंटरप्राइजेस। तो टूरिज्म भी हमारे कंट्री में अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी आए हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फी लोन्स एंड स्टेट ऑफ द इंसेंटिव डेवलपमेंट एफर्ट्स भी किए गए हैं टूरिज्म से रिलेटेड। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमारा ऑर्गेनिक तरीके से हो, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास भी कर रही है। प्रमोट किया जाएगा प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, पोस्ट हार्वेस्टेड एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट, इन सारी एक्टिविटीज़ पे प्रमोट किया जाएगा। एक्सपेंशन किया जाएगा कि एप्लीकेशन नैनो डीएपी अक्रॉस ऑल एग्रो क्लाइमेट जोन में हो सके। अब ये नैनो डीएपी होता क्या है, इसको बोलते नैनो डीएपी का मतलब होता है डाई एनोमियम फॉस्फेट और इट इज़ अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्री इनपुट डिलीवर्ड बाय द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये क्यों यही फार्मर्स को दिए जाने की बात हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 8% नाइट्रोजन है, 16% फॉस्फोरस है, कंपेयर टू 18% नाइट्रोजन एंड 46% फॉस्फोरस कंटेन इन अ कन्वेंशनल ग्रैनुकल बैग। तो कितना ज़्यादा कम हुआ है हमारा नाइट्रोजन, पहले जो 16% हम यूज़ करते थे अब उस पर सिर्फ 8% यूज़ किया जाएगा, सॉरी 18% जो यूज़ करते थे अब 8% यूज़ किया जाएगा। और जो हमारा ये फॉस्फोरस है जो कि हम 46% यूज़ कर रहे थे, हम नैनो डीएपी की मदद से सिर्फ हम 16% का ही यूज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हमारे जो एग्रो बेस्ड क्लाइमेट है उसका वो अच्छा हो सके, तो इसके एप्लीकेशन को भी एक्सपेंशन किया जाएगा। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ द आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी टू अचीव अ सेल्फ सफिशिएंसी इन अ ऑयल सीड। तो ये एक नया अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट के ऑयल सीड के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बात की जाए। बाकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट, इससे भी रिलेटेड है। उसके बाद स्टेपिंग अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य सेवा संपदा योजना, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। फिर बूस्ट किया गया है एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से डबल एक्सपोर्ट हो, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। और इसको इस्टेब्लिशमेंट 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्ट भी इस्टेब्लिशमेंट होगा। तो ये तो एग्रो और फूड प्रोसेसिंग से था कुछ की पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, रेजिलियंस परफॉर्मेंस इकोनॉमी का। अब हमारा CAD क्या है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है, पहले कितना था, ये पहले हमारे ये 2% का था, अब ये कितना हो गया है, अब ये 1% पे चला गया है हमारा फाइनेंस 2024 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हुआ है पहले के कंपैरिजन में, पहले 41% था 2021-22 में, अब डिक्लाइन होकर 3.2% हो गया है। हमारा GNP पर कैपिटा, GNPA एज पर ग्रॉस एडवांसमेंट, यानी कि ग्रॉस एडवांसमेंट अगर GNP की बात करें तो ये भी कम हुआ है, अब 3.2% हो गया है। वॉल्यूम का देखें डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम, राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन। GST कलेक्शन में एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, यानी कि 1.7 हो गया, पहले 1.5 था।
उसके बाद डेडलाइन इन्फ्लेशन, डेडलाइन बोल रही हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन। दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक तो कोर इन्फ्लेशन, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी फॉल देखा गया है 5.5%। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म में क्या अचीवमेंट किया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ये मोर देन ट्रिपल्ड इन अ 10 ईयर में। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा बहुत अच्छा बढ़ा है। नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइलर्स हैं वो भी 2 टाइम उनका भी इंक्रीमेंट ही हुआ है। फिर फास्टर रिफंड, रिडक्शन ऑफ एवरेज प्रोसेसिंग टाइम टू रिफंड फ्रॉम 93 डेज, यानी कि जो रिफ़ंड होते थे हमारे टैक्सेशन के, पहले 93 डेज़ लग जाते थे, अब 10 दिन के अंदर ही हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि रिटर्न का टाइम कम हो गया है। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन भी डबल हो गया है, 1.66 लाख करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इंक्रीज़ इन टैक्स बायंसी ऑफ स्टेट रेवेन्यू, ये भी इंक्रीज़ हुआ है हमारा, बहुत अच्छा। डिक्लाइन इन import release time since 2019 by 47% in land corridor deposit, 28% air cargo complex and 27% sea portal। तो इसमें import का जो टाइम है, रिलीज़ करने का टाइम, ये भी कम हो गया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हमारे अचीवमेंट्स है। और पॉजिटिव सेटलमेंट सेंटिमेंट GST का 94% of the industry leaders view the transaction of GST as largely positive and 80% of respondent feel GST has led a supply chain optimization। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। तो मैक्सिमम हमारे एग्जाम में अचीवमेंट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब टैक्स प्रपोजल्स की बात की जा रही है, तो कंटिन्यूटी इन टैक्सेशन, सर्टेन टैक्स बेनिफिट to startup and investment made by the sovereign wealth fund, pension fund, tax exemption of some IFCS until earlier experience, यानी कि जो भी जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स में भी कुछ छूट मिलेगी। और साथ ही साथ जो एग्जाम्पशन था IFC यूनिट का, अब वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। विड्रॉल ऑफ द आउटस्टैंड डायरेक्ट टैक्सेस का डिमांड जो 25,000 था, अब फाइनेंशियल ईयर में अब वो 10,000 हो गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 11-12 के कंपैरिजन में। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू द बेनिफिट अक्रॉस 1 करोड़ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं पहले के कंपैरिजन में। रिटेंशन ऑफ अ सेम टैक्स रेट, यानी रिटेंशन है सेम टैक्स का बार बार रिटेंशन, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये सब का रिटेंशन सेम टैक्सेशन पे वो हुआ है। फॉर कॉर्पोरेट टैक्स 22% एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, 15% फॉर अ सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। बाकी नो टैक्स लायबिलिटीज फॉर टैक्स पेयर विद इन द इनकम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि जितने भी न्यू टैक्स रिजीम आए हैं, अब 7% के ऊपर तक, 7% तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद रुपी कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, ये ऑलरेडी मैं जब इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर कराई थी तो उसमें मैंने बताया था, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि कलेक्शन क्या है। सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आता है 28%। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा आता है इनकम टैक्स, उसके बाद हमारा GST से 18%, फिर कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये हमारे एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, तो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ आप ऐसे क्रोनोलॉजी में सेट कर लीजिए। फिर हमारा इनकम टैक्स ज़्यादा है, पहले इनकम टैक्स कम था, बराबर था कॉर्पोरेट टैक्स के। उसके बाद GST 18% और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स 17%। तो इतने में तो आप लोग वो मैच कर ही लेंगे सारा। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 5% पे, नहीं इसके ऊपर नॉन टैक्स रिसीट है 7%, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम, और फिर हमारा 1% है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अब कहाँ कहाँ जाता है, यहाँ से तो पैसे आते हैं, अब पैसे कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट का सबसे खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है 20%, 28% मांगता है, 20% इंटरेस्ट पेमेंट देता है गवर्नमेंट हमारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 8% है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 16%। फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट पेमेंट के बाद सबसे बड़ा शेयर है हमारा स्टेट शेयर
टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो स्टेट का जो टैक्स और ड्यूटीज़ में शेयर है उस पर 20% का खर्चा होता है। उसके बाद हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, फिर फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, डिफेंस 8%, अदर एक्सपेंडिचर 9%। तो इस तरह से हमारा रुपीज़ कहाँ आता है कहाँ जाता है, ये मेजर था। और जो मेजर एलोकेशन हुआ है ना अलग अलग टाइम पे, वो हम देख लेते, अलग अलग जो एलोकेट किया गया है। अक्सर हमें एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किस पे कितने करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है। तो डिफेंस इंडस्ट्री में 6.3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन है। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में 2.78 का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग 2.13 लाख करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हाउस अफेयर्स के लिए 2.0, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर को 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.37, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27। फिर कौन कौन से स्कीम्स में मेजर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है। अगर हम बजट एस्टीमेट्स देखें 2023-24 का, तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा स्कीम्स में एलोकेशन हुआ है। फिर आयुष्मान भारत में भी हुआ है 7500 करोड़। उसके बाद PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 62,000 फॉर मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इतना हुआ है। और सोलर पावर और नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन में हमारा 600 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। ये सारे मेजर स्कीम थे। आई होप आप लोगों को ये बजट के कुछ की पॉइंट्स अच्छे लगे हों, तो इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैक्सिमम चीज़ें अगर इंडियन इकॉनमी से पूछता है तो इन्हीं सब एरिया से पूछता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।